हेलो मैजिकल माइंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डियर क्लास, स्टार्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं आज के वोकैब सेक्शन से। जैसा कि हम अपने हर एक क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो वोकैब का पोर्शन है वो कवर करते हैं, राइट। तो चलिए आज के जो टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो टर्म है दैट इज गेज वर्सेस स्टेयर, राइट। तो दोनों का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर हम गेज की बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव वे में यूज होने वाला टर्म है, पॉजिटिव सेंस में यूज होने वाला टर्म है। लुक स्टडीली मतलब कि आप किसी चीज को लगातार देख रहे हैं, बट यहाँ पर गुड मैनर में आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि आकाश में, स्काई में अगर कोई स्टार जो है वो टूट कर जो गिर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, लगातार आप एकदम से देख रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर गेज का यूज किया जाएगा। तो लगातार अगर किसी चीज को कोई पर्सन देख रहा है और पॉजिटिव सेंस में आप उसको बोल रहे हैं तो आप जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज गेज, राइट। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस की हम बात करें, कोई घूर रहा है, जैसे अक्सर होता है हम रास्ते में जा रहे हैं और लोग क्या है घूरने लगते हैं कभी कभी, राइट। तो वहां पर आप जो टर्म यूज करते हैं दैट टर्म इज स्टेयर। यानी कि कोई लगातार आपको देख रहा है लेकिन आपको वहां नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और नेगेटिव सेंस में अगर आप बताना चाह रहे हैं किसी को कि हाँ वो सामने वाला जो है वो लगातार देख रहा था आपको या और किसी चीज को देख रहा था और आप नेगेटिव सेंस में अपना फीलिंग जो है आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस वहां पे आप टर्म यूज करेंगे स्टेयर, राइट। इन दैट केस आप वहां पे टर्म यूज करेंगे स्टेयर। तो यहाँ पिक्चर में आपको जिम कैरी दिख रहे हैं, द मास्क का हीरो जो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। तो अपने फेस पे एक्सप्रेशंस लाने के लिए काफी जाने जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो है एक्सप्रेशंस अपने फेस पर लाते हैं। तो जिम कैरी की आपके सामने जो है एक एनिमेशन है जिसमें वो किसी को घूर रहे हैं। तो वहां नेगेटिव सेंस में अगर आप इस टर्म को यूज करेंगे तो वहां पे आप स्टेयर टर्म को यूज करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो टर्म दिख रहे हैं, एक वर्ड है ब्रेन वॉश, दूसरा है परसुएड, राइट। तो आपको पता है जब हम ब्रेन वॉश टर्म यूज करते हैं, राइट, कि किसी ने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया है, जस्ट लाइक हमारे ही देश में बहुत सारे टाइप के बाबा होते हैं और वो एकदम जो है ब्रेन वॉश कर डालते हैं। जैसे कि आपने एक सुना होगा निर्मल बाबा, लेफ्ट में सो जाओ तो कृपा आ जाएगी, राइट में सो जाओ तो राइट करवट सो जाओ तो कृपा आ जाएगी, गोलगप्पे का पानी पी लो, चटनी खा लो तो कृपा आ जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ जो थिंग्स होती हैं कि लोग फिर भी उनकी बात जो है मानते हैं। तो जब आप नेगेटिव सेंस में जो है टर्म यूज करना चाह रहे हैं तो आप टर्म यूज करते हैं ब्रेन वॉश, राइट। कि हाँ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का ब्रेन वॉश कर दिया है, तो वहां पे इंग्लिश में टर्म यूज होगा ब्रेन वॉश, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को समझाता है और दूसरे पर्सन को जो है उसकी बात समझ में आती है और वो उसकी बात सुनने लगता है, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं परसुएड। जैसे कि आज की डेट में हमारे जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो परसुएडिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज परसुएड, राइट। तो आपको जो एनिमेशन दिख रहा है उसमें आपको एक फेस दिख रहा है, एक्समैन मूवी का एक कैरेक्टर है जिसमें म्यूटेंट्स की स्टोरी दिखाई गई है। तो उसमें परसुएडिंग पावर इस करेक्टर के पास जो है वो रहती है। तो परसुएड करने का मतलब ये है कि लोग उसकी बात मानते हैं,
इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और एक गुड लीडर में ये जो परसुएडिंग पावर है ये होनी चाहिए। तो जो परसुएड टर्म है, ये आप अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में आप इस टर्म का जो है वो यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम 4 टर्म्स देख चुके हैं। इसके बाद हम एक वर्ड यहाँ पे और देखने जा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट, राइट। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो काम को टालना चाहते हैं, लगातार टालते रहते हैं। अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को काम पसंद नहीं है, कल करूंगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोक्रास्टिनेट, राइट। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में इसका यूज देख रहे हैं। They don't procrastinate. On the contrary, they practice the do it now habit. मतलब कि सामने वाले के लिए ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि वो जो है वो काम को टालते नहीं है, इसके विपरीत वो इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो है काम को किया जाए। तो यहाँ पे जिसके लिए भी दे टर्म यूज किया जा रहा है उसकी तारीफ की जा रही है कि हाँ, सामने वाला जो है वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं है, काम को डिले नहीं करता है, वो जो है तुरंत वे में काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जतन, अभी मैं स्लाइड वो फिर से अभी ओपन कर दूंगी, पहले जो करंट वर्ड है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम प्रोक्रेस्टिनेट की बात कर रहे थे, जिसका मतलब होता है काम को टालना, राइट। अब यहाँ पर सपोज आप बोल रहे हो माई टेडी बियर इज वेरी क्यूट, तो हम और कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं वेरी क्यूट की जगह? माई टेडी बियर इज वेरी क्यूट, राइट। कोई गेस करेगा? वेरी, आप में से लास्ट टाइम मुझे स्टूडेंट से बताया था कि आप तक हमारी चैट जो है वो 15 to 30 सेकेंड्स ले लेती है, जब हम लिखते हैं उसके बाद आप तक जो पहुंचती है मुझे स्क्रीन पे दिखती है। अरे ग्रेट ग्रेट अनन्या। हिता, हिता ने भी बोला है, राइट। प्रीति भी वैसे बोल सकते हैं, प्रभा प्रीति भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का गैस सही है। और रोहन ने भी बोला है, राइट। प्रियांशु, प्रीति भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ममता अभी आ रहे हैं, ग्रामर पे आ रहे हैं डियर, थोड़ा सा वेट करो, वो कैप का पोर्शन खत्म कर लें। और रजत, हर्ष, उज्जवल बिल्कुल सही है। माय टेडी बियर इज एडोरेबल, राइट। तो आपको समझ में आ गया, वेरी क्यूट को हम एडोरेबल बोल सकते हैं, राइट। चलिए, इडियम ऑफ द डे हम लोग आज का देख लेते हैं। आज का इडियम ऑफ द डे हमारी सीए फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हम सीए जो है वो कॉस्ट की बात ना करें, आज की डेट में तो ये हाल हो गया है सीए सीएस की पढ़ाई करते हुए कि आप ये समझ लीजिए, पोइट्री भी लिखने चलते हैं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस याद आता है। तो फीलिंग्स भी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसमें जाके चली गई है। तो खैर, आज अभी सीएस की बात की तो मुझे आज याद आया, आज पीसीएस डे है, 15 जून, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हम पीसीएस के लिए। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आज पीसीएस डे है। 1986 में आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करने का राइट जो है वो 15 जून को जो है वो मिला था। तो यहाँ इडियम ऑफ द डे देख रहे थे, तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट वर्ड का यूज हुआ है, और बिल्कुल जैसे कॉस्ट वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है तो आप ये समझ जाइए, इंग्लिश में अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगी है, तो हम वहां पर इडियम यूज करते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट। तो हमारे सीए वालों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट इडियम आपको मिल रहा है।
तो जैसे कि सपोज आप बोलना चाहते हैं अ फरारी इज वेरी एक्सपेंसिव, कार होती है, आप सबको मालूम होगा। तो कार के बारे में बताना चाहते हैं कि जो फरारी कार है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो यहाँ पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं और हम इसको बोल सकते हैं अ फरारी विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। राइट, अ फरारी विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब फरारी जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पे इडियम आपका यूज होगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। राइट, तो आई होप कि आपको ये इडियम याद रहेगा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब कि एक हाथ और एक, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक हाथ और एक पैर की कॉस्ट। हमारी लाइफ में हाथ और पैर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब कॉस्ट जो है, कॉस्ट का कंपैरिजन आर्म एंड लेग की कॉस्ट से किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए कॉस्टली होगी, बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो इस आप ईडियम को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की अभी डिमांड आई थी कि आप स्टार्टिंग की जो स्लाइड है वो दिखा दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक बार और आज के जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर जो है फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। सो सबसे पहले हमने आज के वोकैबलरी में गेज वर्सेस स्टेयर डिस्कस किया है। राइट, गेज आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, स्टेयर आपका नेगेटिव सेंस में यूज होता है। दोनों का लिटरल मीनिंग होता है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज को घूर रहा है, देख रहा है, लगातार देख रहा है, तो वहां पे हम ये दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे इमोशंस क्या होंगे, अगर पॉजिटिव सेंस में हमें यूज करना है देन वी विल यूज गेज, एंड अगर हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना है इन दैट केस we'll use stare word। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में था स्टेयर, ये हमने देख लिया था। राइट, इसके बाद हमने ब्रेन वॉश वर्सेस परसुएड टर्म यहाँ पे देखा था। तो ब्रेन वॉश हमने देखा था नेगेटिव सेंस में जो है वो यूज हो रहा है, जबकि परसुएड जो है टर्म है वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि सामने वाला आपको आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि आपको परसुएड कर रहा है। राइट, तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। राइट, चलिए इसके बाद हमने एक वर्ड देखा था प्रोक्रास्टिनेट। इट मीन्स कि काम को टालना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लगातार टाल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। राइट, इसके बाद हमने टेडी बियर की बात की थी। टेडी बियर, माय टेडी बियर इज वेरी क्यूट। तो यहाँ पे हमारा टर्म आ गया एडोरेबल। राइट, माय टेडी बियर इज एडोरेबल। इडियम ऑफ द डे में हमने देखा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है या एक्सपेंसिव है, तो हम वहां पे ये इडियम जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा था अ फरारी विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। राइट, फरारी बहुत महंगी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो अब हम जरा ग्रामर के पोर्शन पे आ रहे हैं। अपनी नोटबुक लेकर रेडी हो जाइएगा और ग्रामर पे आ जाइएगा। राइट, चलिए तो ग्रामर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी और क्लॉजेस एंड फ्रेजेस हम यहाँ पर देख रहे थे। तो कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्लॉजेस एंड फ्रेजेस में हमें जो है कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट्स आए थे। सबसे पहले देखिए, आपको दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी। पहली चीज है, ये जो क्लॉजेस एंड फ्रेजेस है ये आपके चैप्टर 2 में है। राइट, चैप्टर 2 जो है वो, हाँ जी वही सब बता रही हूँ हर्ष, थोड़ा सा वेट करिए। चैप्टर 2 जो है ये आपका सेंटेंस टाइप्स का जो चैप्टर है, राइट वो है। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2, इसके वेटेज की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में
कि क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है। जो क्वेश्चन 1 आता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, उसको आपको करना ही करना है। क्वेश्चन 1 में आपके 2 चैप्टर आएंगे। एक तो चैप्टर आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला, जो कि अभी हम वोकैब के बाद पढ़ेंगे, और दूसरा चैप्टर आपका आएगा नोट मेकिंग वाला, राइट, जो कि कंपलसरी होता है। 5 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है और 5 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग रहता है, राइट। अब हम बात करें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 मैंने बोला इंग्लिश का पार्ट बी का क्वेश्चन 1 रहेगा, पूरे पेपर का क्वेश्चन 7 रहेगा, राइट। पूरे पेपर में पार्ट बी, क्योंकि लॉ के भी क्वेश्चन होते हैं तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 10, 11, इतने क्वेश्चंस आपको गिवन रहते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, हमें कोई भी इनमें से 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस जो है ऑप्ट करने हैं, राइट। अब इन चारों क्वेश्चन का जो पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए, वो आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा है कम्युनिकेशन, राइट, वो रहेगा। अब कम्युनिकेशन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है या तो 1 मार्क का आएगा या 2 मार्क्स का आएगा, राइट। तो किसी के पार्ट ए में 1 मार्क का कम्युनिकेशन का रहेगा, किसी भी, या कोई भी, मतलब क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 सबके पार्ट ए में कम्युनिकेशन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या तो 1 मार्क का होगा या वो 2 मार्क्स का होगा, राइट, क्लियर है। अब पार्ट बी जो है, पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक आपका आता है सेकंड चैप्टर, ये जो ग्रामर का है, सेंटेंस टाइप का है, एंड थर्ड चैप्टर आता है वोकैब का, राइट। तो बी और सी में, मतलब कि जो चारों क्वेश्चन है इनके बी और सी में आपका वोकैब रहेगा और ग्रामर का जो है टॉपिक रहेगा, जो कि आपका हर एक क्वेश्चन में आप कह लीजिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मैक्सिमम जो है 4 मार्क्स, बी और सी को मिलाकर मैक्सिमम, मतलब 2 मार्क्स का हो गया, राइट। बी और सी मिलाकर या तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे रहेगा हर एक क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में वोकैब ही पूछ लेते हैं, मतलब बी और सी दोनों में वोकैब पूछी जा रही है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि बी और सी दोनों में ही ग्रामर पूछा जा रहा है किसी क्वेश्चन में। कभी ऐसा रहेगा कि बी में वोकैब पूछा जा रहा है और सी में आपका क्या है, ग्रामर वाला चैप्टर जो चैप्टर 2 है पूछा जा रहा है। तो आप कहिए कि ये दोनों चैप्टर जो है वो मिक्सअप करके यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 में रहते ही रहते हैं, सबके ए, बी और सी पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर का सेकंड टॉपिक है, ये आप मिनिमम 3 मार्क्स टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का जो है अटेम्प्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है आप कौन सा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में उठा रहे हैं, राइट। तो अगर आप मिनिमम ग्रामर अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 3 मार्क्स, और मैक्सिमम अगर आप ग्रामर वाला क्वेश्चन जिसमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है वो आप पिक कर लेते हैं तो मैक्सिमम 6 मार्क्स तक का जो है आप अटेम्प्ट करेंगे। 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक का आप जो है ग्रामर अटेम्प्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, राइट। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुतों को कंफ्यूजन हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमने आईसीआई का मटेरियल ओपन करके पढ़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। डियर, अगर आपको वहां से डायरेक्ट समझ में आता होता तो हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं, राइट। तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्लेन स्लाइड एक मुझे चाहिए थी। ये जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ग्रामर का, सेंटेंस टाइप्स, इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। आपको आईसीआई के मटेरियल से चीजें नहीं समझ में आएंगी, इवन मैं उसको कई बार चेक कर चुकी हूँ, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आईसीआई के मटेरियल में जो सेकंड चैप्टर है ग्रामर का,
उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो पहली चीज तो उसको आप हटा दीजिए। तभी मैंने आपको कहा था आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। और उसमें ढंग से सीक्वेंस वाइज भी नहीं दी है चीजें, जो है वो मिस्टेक भी है, आप उसको देखोगे तो कंफ्यूज होगे क्या मिस्टेक है। चैप्टर हो जाएगा, उसके एंड में मैं आपको मॉड्यूल ओपन करवा कर ये चेक करवा दूंगी कि वहां पर क्या क्या मिस्टेक है। और उस टाइम तक आप इस काबिल बन जाओगे कि आप खुद मिस्टेक समझ सकते हो, राइट। जो अनसॉल्व उनके हैं, उनके सॉल्व आंसर्स जो आईसीआई ने दिए हैं, वो एक बार फर्स्ट टाइम अलग आए थे, फिर सेकंड टाइम उन्होंने रिवाइज करके दिए कि ये सही है, फिर एक बार और रिवाइज किया कि ये सही है, फिर भी अभी वहां पर मिस्टेक्स हैं, राइट। तो सेकंड चैप्टर के लिए आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे जो है फेथ नहीं कर सकते, राइट। दूसरी चीज ये कि सेकंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दूसरा हमें पढ़ना होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, और तीसरा हमें पढ़ना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। ये तीन हिस्से हैं जो आते हैं एग्जाम में। एक तो आता है आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दूसरा आपका आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, तीसरा आपका आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये तीन चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है, राइट। ममता, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे आईजीपी वालों को पीडीएफ वाली जो बुक है वो मैं मेल कर चुकी हूँ, राइट। तो आप आईजीपी से मांग सकते हैं, जो पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और जब तक आपको नहीं मिल रहा है आप नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ, हमारी तरफ से जा चुकी है बुक, राइट। तो यहाँ पर ये थ्री थिंग्स आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। जिसमें से आप कह लीजिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डालूंगी। और ये पढ़ना आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, सीए के कोर्स में आपको ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर सीए, सीएस, सीए में तीनों फील्ड जो है, और हमारे लॉयर्स की जो फील्ड है, आए दिन आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जो कि लॉ फील्ड से रिलेटेड रहेंगे। आए दिन होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमें ड्राफ्ट करने होते हैं, हमें उसकी लैंग्वेज, केसेस आते हैं, हमें उसकी लैंग्वेज पढ़कर उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो और लॉ की मैक्सिमम लैंग्वेज आप देखोगे डियर, तो आपकी किस में आती है, एक्टिव पैसिव की इंपॉर्टेंस बहुत है, पैसिव वॉइस में लिखी होती है लॉ की लैंग्वेज। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, उसका सेंस क्या निकलता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही हम पढ़ रहे हैं। अभी हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, क्लॉजेस कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया है। क्लॉजेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्यों भाई हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पर्पस क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी सीखोगे, अभी प्रैक्टिस कर लो, एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाने दो। हमारे साथ क्या होता है, हमारी 1 आवर की क्लास होती है, 1 आवर की क्लास में वो टॉपिक पूरा हुआ नहीं रहता है, आपको लगता है कि अरे इसका क्या सेंस बन रहा है, और आप ना बहुत आगे की सोचने लगते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पे ग्रामर पे रखना होगा। दूसरी चीज, कई लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि कुछ टर्म्स जो मैंने बोले वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अभी लेटर पे नहीं आए हैं हर्ष, अभी हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम और किसी डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे। लेटर कंपलसरी नहीं आता है, आपके जो क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 है उसमें आता है, तो आप लेटर अभी मैं बताऊंगी। सी और डी पार्ट में, वो डी पार्ट में जो है आपका लेटर रहता है, नॉट सी, डी पार्ट में रहता है, राइट। तो यहाँ पर ये तीन टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको क्लॉज पहचानना आना चाहिए,
ताकि कोई भी सेंटेंस बोल रहा है उसका सेंस क्या है। आप जब लीगल डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आपका क्या सेंस आप प्रेजेंट करना चाहते हो, आप सेंटेंस मेकिंग कैसे कर रहे हो, ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। रोजमर्रा में हम बोलचाल में नॉर्मल इंग्लिश यूज कर लेते हैं, लेकिन जब लॉ की बात आ रही है और लॉ में जब राइटिंग की बात आ रही है तो आपको क्लॉज का मतलब मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आ जाएंगे, क्लॉज पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आ जाएंगे, देन मैं आपको लॉजिक बताऊंगी कि क्यों हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसकी बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का वेटेज कम होता है सेंटेंस में, ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है यहाँ पर ग्रामर में। दूसरी चीज, ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कम्युनिकेशन बैरियर आपने पढ़ा होगा, एक बैरियर होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें कॉमर्स वालों को, नॉन कॉमर्स ब्रीड भी खैर यहाँ पर होगी, कॉमर्स वालों को एक मैं एग्जांपल दूं तो आपको ट्वेल्थ क्लास में एक शेयर्स में पढ़ाया जाता था प्रोराटा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, प्रोराटा का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं। शेयर कैपिटल का जो प्रोराटा आपका मेथड होता है तो उसको सुनते ही स्टूडेंट्स जो है डर जाते हैं। तो जब हम यहाँ सीए में क्लास में प्रोराटा पढ़ा रहे होते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना दिमाग बंद करके बैठते हैं कि अरे हमें ट्वेल्थ क्लास में ही नहीं समझ में आया, तो अब क्या समझ में आएगा। मतलब कि आप अपने आप को एज्यूम करके चलते हो कि अरे हमें तो स्कूल टाइम में भी नहीं समझ में आया, तो अब क्या समझ में आएगा। तो आपका यहाँ कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले ये मिथ तो अपने दिमाग से हटा लो कि हमें स्कूल टाइम में नहीं समझ में आया था, अब कैसे समझ में आएगा। ये मिथ अपने माइंड से हटा लो प्लीज। काइंडली ध्यान से सुनो लेक्चर, उसके बाद और कहीं नहीं आ रहा है तो पूछो। और अगर यहाँ चैट पे नहीं पहुंच पाए, चैट पे यहाँ पे तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाए हो या पूछ पाए हो, तो काइंडली उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डालो। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन रहती है कि ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे तो और स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, हम कैसे करें। तो काइंडली आप इंडिविजुअली मैसेज जो है मुझे डालकर पूछ सकते हो। अगर आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर आपने आपको नहीं क्लियर है, तो आप उसको आज के आज मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल के जो है क्लैरिफाई कर लो, अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मेरी पहली कंडीशन ये है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप आईसीआई का मटेरियल नहीं देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए मैं बोलूंगी आईसीआई का मटेरियल अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अगर कई लोग नोटिंग से बच रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं एग्जाम्पल्स वगैरह, तो उनके लिए मैं कमिट नहीं कर सकती कि आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। एजम्पशन मान के बैठे हो कि अरे हमें ग्रामर तो स्कूल में भी नहीं समझ में आती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने देखा है कि हार्डली 30% बच्चों को ग्रामर समझ में आती है। तो अगर आप ये अजम्पशन मान के बैठे हो तो उस अजम्पशन को अपने माइंड से निकाल दो और यहाँ पर देखो कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट। चलिए, तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वापस हम आ जाते हैं एक बार रिवीजन पे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेज, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेज। फ्रेज ऐसा कुछ इसमें ग्रामर का आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है ग्रामर की। ये एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है कि कहीं पे भी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं बना रहा है, वो अकेले स्टैंड अलोन नहीं खड़ा हो सकता है, तो उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। जैसे कि आप ये समझ लो फ्रेज का, और मैं एग्जांपल दूं, आपकी स्क्रीन वाले एग्जांपल तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। जैसे इन द नॉर्थ, अ रेड कार मैंने बताया था, येलो ड्रेस एट 5 o'clock। या आपने देखा होगा टाइटल्स होते हैं, आर्टिकल्स के टाइटल्स जो हैं वो होते हैं, राइट। जैसे कि आप कह सकते हो अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, या अ गुड बुक सपोज, या ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ,
अब देखो मैंने जो बोला ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट, या मैंने बोला अ गुड बुक, एक टाइटल, कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो आप टाइटल देते हो, तो वो सारे टाइटल्स क्या हैं? वो सारे टाइटल्स जो हैं वो आपके फ्रेज हैं। यहाँ पे पुष्परीत ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या फ्रेज और इडियम्स सेम होते हैं? डियर, जो इडियम्स होते हैं वो भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो मतलब निकल रहा है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कहावतें, राइट, तो वो इडियम्स है, वहां पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। उन वो अगर कहावतें नहीं होती तो आप उसको क्या बोल देते? फ्रेज बोल देते। लेकिन क्योंकि वो कहावत है, राइट, उसको एक पर्टिकुलर सेंस में सेंटेंस के बीच में जो है यूज किया जाता है, तो वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो आपका किस में आएगा? वो आपका इडियम्स कहलाता है। अगर वो इडियम्स नहीं होता तो वो क्या होता? फ्रेज होता, राइट। आकाश ने यहाँ पे एक फ्रेज का एग्जाम्पल लिख के भेजा है, ब्यूटीफुल प्रोफेसर। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके ऊपर टॉपिक है तो कोई स्टोरी लिखी जा रही है तो ये भी क्या कहलाएगी? फ्रेज कहलाएगी। तो जो भी टाइटल है, अभी नंबर मैं दे दूंगी मीनू, क्लास के एंड में मैं दे दूंगी, राइट, तो कोई भी अगर टाइटल है, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के टाइटल देखते हो और कई जगह टाइटल देखते हो, वो सारे टाइटल्स आपके क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम कहीं पे भी बात करेंगे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे? फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रेज देखा। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। अब ये पूरे सेंटेंस में जो है वो फ्रेज यहाँ पे देखिए यूज हो रहे हैं। तो ये आपको मैंने क्यों बताया कि सेंटेंस में जब फ्रेज यूज होता है तो आपको फ्रेज का मतलब पूरा समझ में आने लगता है। अगर मैं केवल बोलती इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, ठीक है, टू माई डोर, तो आपको नहीं समझ में आता। लेकिन जब उस फ्रेज का यूज हम एक कंप्लीट सेंटेंस में कहीं रख के कर रहे हैं, चाहे बीच में रख रहे हैं, चाहे स्टार्टिंग में रख रहे हैं, चाहे हम एंड में रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे देखिए द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो ये एक क्या बना रहे हैं? अगर हम केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है यूज करते हैं, केवल बोल रही हूं मैं टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स या केवल मैं बोल रही हूँ ऑफ द माउंटेन्स, तो आपको सेंस समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड्स है, यानी कि एक शब्द से ज्यादा है, तो इट मीन्स आप उसको क्या बोल रहे हैं? उसको आप फ्रेज बोल रहे हैं। कशिश का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बट मैम ईडीएम में ना कोई सब्जेक्ट आता है ना कोई वर्ब। डियर, मैं बोल तो रही हूँ फ्रेज है, मैं बोल रही हूँ फ्रेज है, लेकिन क्योंकि वो एक सेंस में बोला गया। अब मैं अगर आपको काला अक्षर भैंस बराबर बोलूं हिंदी में, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट, लेकिन क्योंकि ये कहावत के तौर पे यूज होता है, मतलब कि आप किसी चीज का कहीं पे आपको कोई कंपैरिजन करना है तो आप वहां पे इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कहावत। क्योंकि वो इडियम्स है, इडियम्स उसको बोला जाता है, इसलिए हम उसके लिए इसको फ्रेज नहीं बोलते। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसको इडियम भी नहीं बोला जाता तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। आप ऐसा समझ लो, जहां पर समझ में नहीं आता है कि हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई इंडिविजुअली सेंस बन रहा है, वो इडियम नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। गेट रिड ऑफ क्या है? फ्रेज। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हम उसको बोल देते हैं। अभी फ्रेजल वर्ब हम वोकैब में पढ़ेंगे। तो फ्रेज बस एक सिंपली समझ लो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। अब अश्विनी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अश्विनी ये पूछ रहा है कि मैम, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अश्विनी ने। अश्विनी ये पूछ रहा है कि मैम ये जो द सन राइजेस है, ध्यान से सुनना, ये जो द सन राइजेस है इसको क्या हम फ्रेज बोलेंगे? कौन देगा इसका आंसर? द सन राइजेस, इसको हम फ्रेज नहीं बोलेंगे डियर, इसको हम क्लॉज बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। ये फ्रेज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेज क्यों नहीं है? लक्ष्य ध्यान से सुनना, फ्रेज क्यों नहीं है? मैंने बोला इन द ईस्ट, इन द ईस्ट
ये आपका फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इन द ईस्ट में कोई सब्जेक्ट था? क्या इन द ईस्ट में कोई वर्ब था? आंसर है नो, राइट। क्लॉज क्यों है? द सन राइजेस क्लॉज क्यों है? द सन क्या है? सब्जेक्ट है, और राइजेस क्या है? द सन क्या है? सब्जेक्ट, और राइजेस क्या है? वर्ब है। अब यहां पर जब मैं ये चीज बोल रही हूं, सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रही हूं, तो यहां पर सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर आप में से किसी के भी माइंड में पहले ये डाउट है कि आपको ये नहीं मालूम कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, बहुत इजी सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, राम प्लेज फुटबॉल। ये एग्जाम्पल हमने लिया था। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, दैट इज सब्जेक्ट। याद कर लो, भूली बिसरी यादें, जिनको नहीं याद आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम है, राइट। प्लेज, प्लेज यानी कि खेलता है। तो राम जो एक्शन कर रहा है, राम जो काम कर रहा है, दैट इज आपका क्या है? वर्ब। जो भी एक्शन करता है सब्जेक्ट, वो वर्ब होता है। और तीसरा क्या होता है? जिस पर एक्शन किया जाता है, वो थिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। ये एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब समझते हो? इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है, कोई वाक्य बनाया जाता है, उसमें सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। मे बी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, मे बी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा सेंटेंस में, राइट। तो सब्जेक्ट, हाँ जी हितैषी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। राम सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूं, आई राइट अ लेटर। हाँ भाई, जिनको कंफ्यूजन रहता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में, वो मेरे को बताया राइट अ लेटर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको फोन की स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है तो मैं फुल कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अ राइट, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट क्या है। जिनको कंफ्यूजन रहता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? यहाँ सब्जेक्ट आपका है आई। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, मैं एक लेटर लिखती हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, राइट। यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? गुड, गुड अमन, प्रियंका ने आंसर दिया है। वर्ब है यहाँ पे राइट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ लेटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट आपका है अ लेटर, राइट आपका है वर्ब। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, सबके आंसर सही है। और आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों का। अब मैं एक और सेंटेंस बना रही हूं, गौर करना। रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट। रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट। अब यहां बताओ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट। यहां पे बताएगा कोई? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? गायत्री का एक यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, राइट अ लेटर को क्या बोलेंगे, फ्रेज या क्लॉज? डियर, अगर मैं बोलती हूं, गायत्री का एक बड़ा ही अच्छा
क्वेश्चन आया है, गलत गलत, रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट में सब अटक गए। गलत, सार्थक गलत, गलत, अश्विनी गलत। अब देखो यहाँ पे सब अटक गए। रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, यही मैंने आपको कहा था। सुनो मेरी बात, सब यहीं पे कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो, बस यहीं पे कंफ्यूज होते हो आप लोग सब्जेक्ट और वर्ब में। सुनो मेरी बात, गायत्री अभी आपका आंसर दे रही हूं, सुनो मेरी बात। यहां पर रीडिंग बुक नाउन की तरीके से यूज हुआ है, यहाँ पर रीडिंग बुक जो है नाउन के तरीके से यूज हुआ है, और रीडिंग बुक यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है दैट इज। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। रीडिंग बुक आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे जो रीडिंग बुक है ना वो पूरा का पूरा, हाँ रीडिंग बुक को आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं अकेले रीडिंग बुक की बात करूं, केवल मैं सेंटेंस में रीडिंग बुक नहीं बोल रही, रीडिंग बुक ऐसे ही मैं बोल रही हूं, तो दैट इज आपका क्या हुआ, फ्रेज। समझ में आई बात। अगर मैं केवल रीडिंग बुक बोल रही हूं तो ये आपका क्या है, फ्रेज है। अगर मैं बोल रही हूँ रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे रीडिंग बुक जो है वो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में रीडिंग बुक जो है वो सब्जेक्ट है, राइट। तो ये चीज, अच्छा श्रुति आपने बोला था, अरे बहुत सारे स्क्रॉल होकर मैसेज ऊपर चले गए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे रीडिंग बुक जो है वो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे मेन वर्ब आपका जो है वो रीडिंग बुक नहीं है, रीडिंग बुक पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। यानी बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये बुक पढ़ने के बारे में है, इसलिए रीडिंग बुक यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो कभी कभी वर्ब जो है वो नाउन के तरीके से भी यूज हो जाता है। यहाँ पर आप कह लीजिए कि वर्ब जो है वो कभी कभी नाउन के तरीके से भी यूज हो जाता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचते हो कि अरे रीड के तो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का हमने बचपन से पढ़ा है, तो ये जो है आपका हमेशा वर्ब होगा। यहाँ पे यूज देखो, यहाँ पर रीडिंग बुक अगर हम केवल बोलते तो ये फ्रेज होता, केवल अगर रीडिंग बुक बोलते, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं, एक वर्ड है रीडिंग, दूसरा वर्ड है बुक, तो इसमें क्या होता, फ्रेज होता। लेकिन जब सेंटेंस में यूज हो रहा है तो ये पूरा फ्रेज जो है वो आपका सब्जेक्ट की तरीके से यूज हो रहा है। पुष्प्रीत का एक क्वेश्चन है, पुष्प्रीत कह रही है फ्रेज में तो वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते, डियर क्लास तो तब बोलेंगे ना जब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों साथ में होगा। पुष्प्रीत बेटा एक मिनट, लक्ष्य आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं। सबसे पहली बात, मैंने आपको बोला कि फ्रेज में, मैंने आपको ये बोला, देखो आपने राइट सेंस में मेरी बात को नहीं लिया। लक्ष्य आपका क्वेश्चन ऊपर जा चुका है मेरे स्क्रीन से, अभी मैंने पढ़ा नहीं था। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं समझ गई आपका डाउट। सुनो, मैंने ये बोला था कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होता। समझ में आई बात, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट। मैंने ये बोला कि फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता, यानी कि मेरा सेंस ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होता, राइट। समझ गए पुष्प्रीत, आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। मैंने ये बोला कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होता है, राइट। रीडिंग बुक सेंटेंस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी सेंटेंस में जाके सब्जेक्ट बन सकता है। लक्ष्य मैम आपने बोला कि रीडिंग बुक फ्रेज है, बट फ्रेज में तो सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ लक्ष्य, यही तो मैं बता रही हूँ लक्ष्य, आई होप आपको अब चीज क्लियर हो गई होगी। मेरा सेंस ये था, देखो एक चीज यहाँ पे देखो, वापस देखो, टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स अकेले बोल रहे हैं, बिना किसी सेंटेंस के बोल रहे हैं, तो टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स क्या है, फ्रेज है। टॉप्स ऑफ द माउंटेन क्या है, फ्रेज है। लेकिन यहां द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स क्या बन गया, सेंटेंस में टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स क्या बन गया, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया।
इन द ईस्ट में क्या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है? आंसर है नो। ये आपकी जो पहली वाली स्लाइड थी, मुझे ये बताओ, क्या इन द नॉर्थ में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है? आंसर है नो। अ येलो ड्रेस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है? आंसर है नो। एट 5 o'clock में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है? आंसर है नो। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि अब अगर अ येलो ड्रेस, मैं कहूं, सपोज मैं कहूं अ येलो ड्रेस इज वेरी गुड, अब तुम खुद सोचो, मैं बोलूं अ येलो ड्रेस इज वेरी गुड, राइट। गायत्री और यश थोड़ा सा रुकिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अ येलो ड्रेस इज वेरी गुड। अब मैं ये चीज बोल दूं, अ येलो ड्रेस इज वेरी गुड, राइट। तो यहां पर आप खुद सोचो, अ येलो ड्रेस क्या बन गया? जो हमारा फ्रेज था वही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अ येलो ड्रेस जो फ्रेज था वही क्या है? सब्जेक्ट बन गया। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं होता है। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं होता है। लक्ष्य लिख के बताइए, आपको क्लियर है कि नहीं है? अब मैं यश का आंसर देने जा रही हूँ। मैम, कवर्ड विद स्नो इज अ फ्रेज। हाँ जी, अगर कवर्ड के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आया है तो ये फ्रेज है। अगर कवर्ड के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आया है तो ये फ्रेज है। अब सार्थक, आपने गायत्री वाला क्वेश्चन पूछा है, सुनो गायत्री और सार्थक का क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था अभी आपको, अ राइट अ लेटर, तो सार्थक और गायत्री पूछ रहे हैं राइट अ लेटर फ्रेज है कि नहीं है? ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं, सार्थक और गायत्री ये पूछ रहे हैं राइट अ लेटर फ्रेज है कि नहीं है। अब डियर एक चीज सुनो, अगर मैं आपको ऑर्डर कर रही हूं, अगर मैं आपको ऑर्डर कर रही हूं, सार्थक राइट अ लेटर, सार्थक को मैं ऑर्डर कर रही हूं, सार्थक राइट अ लेटर, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं सार्थक को ऑर्डर कर रही हूं, सार्थक राइट अ लेटर, तो मैं सार्थक को ऑर्डर दे रही हूँ राइट अ लेटर, तब हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव सेंटेंसेस हुए। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है वो आपका अंडरस्टूड होता है यू, यानी सामने वाले को ही बोला गया है। तो राइट अ लेटर अगर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, इन दैट केस राइट अ लेटर इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी जो है वो लिखा नहीं जाता है, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है, और इस केस में वो क्लॉज होगा, राइट अ लेटर क्लॉज होगा। लेकिन अगर राइट अ लेटर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, किसी को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, सिंपली एक राइट अ लेटर कहीं पे है, तो वो आपका फ्रेज होगा, राइट। लेकिन अगर किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में बोला जा रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है, और राइट अ लेटर क्लॉज हो गया, राइट वर्ब हो गया। यू जो है अपने आप अंडरस्टूड है, सामने वाले को बोला जा रहा है, वहां पे यू जो है वो आपका छुपा हुआ है, वो अंडरस्टूड है, और वहां पे यू जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर आ गई, हो गई होगी। अब आकाश ने एक सेंटेंस लिख के भेजा है, जरा सुनिएगा सब लोग। आई होप आपके में भी सारी चैट्स डिस्प्ले होती होंगी स्टूडेंट्स के में। एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप, इसमें फ्रेज है, इसमें फ्रेज है एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप। डियर, अब ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज कहलाएगा। देखो आकाश ने बोला एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? फ्रेज है। अभी आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उस लेडी की बस आपने तारीफ की, उसके लिए एक एडजेक्टिव लगाया एडोरेबल, राइट। एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप, ये अभी फ्रेज है। अभी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में और क्या बोला गया है, राइट। बस एक आपने उसके लिए एडजेक्टिव जो है वो यूज कर लिया है। जब उसके बारे में आप कुछ बोलोगे, उस लेडी के बारे में जब कुछ आप बोलना शुरू करोगे, इज वेरी गुड इन नेचर, सपोज अ एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप
इज वेरी गुड इन नेचर, राइट। तो ये पूरा यहाँ पर एक क्लॉज बन जाता है, और एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा उस सेंटेंस में, राइट। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हर्ष, किस बात के लिए बेटा आप नो लिख रहे हो, जरा मुझे बताओगे। आकाश, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी सार्थक, बिल्कुल आपने सही कहा। जो यहाँ पर आकाश ने ये जो लिखा था एडोरेबल लेडी इन सीएस ग्रुप, ये फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अभी कुछ वर्ब बोला नहीं गया है, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हाँ डियर, अब और किसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक, प्लीज जरा पूछ लीजिए डाउट्स, तो मैं आगे बढ़ूं। राइट अ लेटर भी मैंने क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए। तो एक बार ये स्लाइड्स देख लेते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे द सन राइजेस अगर बोलते हैं, तो द सन राइजेस में आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अच्छा हर्ष, बाकियों को चैट बाकी लोगों की डिस्प्ले नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं आपके जो सेंटेंसेस रहते हैं, चैट रहते हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, मैं बाकियों को पढ़कर सुना देती हूँ, ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए कि हाँ स्टूडेंट्स को क्या डाउट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा हुआ आपने मेरे को एक्नॉलेज करवा दिया। ओके, गुड। तो यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। डियर, थोड़ा सा हमारा ग्रामर का ऐसा पोर्शन है ना, कि आपके साथ मैं जोक भी नहीं कर सकती, पूरा कंसंट्रेशन जो है आपको भी यहीं पे रखना पड़ेगा, राइट। हमें मजाक करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम रहता है इंग्लिश के लिए। चलिए, तो आपको अब समझ में आ गया। द सन राइजेस को मैंने फ्रेज क्यों नहीं बोला, फ्रेज इसलिए नहीं बोला, क्लॉज इसलिए बोला, क्लॉज मीन्स वहां सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा, राइट। फ्रेज में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो वो आपका फ्रेज नहीं रह गया, इट मीन्स उसका नाम क्या हो गया, क्लॉज हो गया, राइट। फ्रेज में केवल सब्जेक्ट है, केवल जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है, तब भी वो फ्रेज कहलाएगा, राइट। केवल वर्ब है, ठीक है, तो भी आप उसको फ्रेज बोल सकते हो। तो कहीं पे भी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में कोई सेंस नहीं बन रहा, सेंस क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं है, इसलिए सेंस जो है वो नहीं बन रहा, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं है, इसलिए सेंस नहीं बन रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है, ऑलरेडी आपने नोट डाउन कर रखा था कि फ्रेज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये नहीं होता है, राइट। बल्कि आप लोग इस और से कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप इसको लिख लो सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है नहीं होता है, राइट। डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब्स, अपने आप में कोई कंप्लीट थॉट नहीं बनाता है, और अकेला नहीं खड़ा हो सकता है, उसको सहारा चाहिए, किसका सहारा चाहिए, सेंटेंस का सहारा चाहिए, राइट। चलिए, तो अब ये जो स्क्रीन पे आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, फ्रेज के हैं। आफ्टर द पार्टी, बिकॉज ऑफ द रेन, अब देखिए आफ्टर द पार्टी में क्या सब्जेक्ट और वर्ब साथ में मिल रहा है, आंसर है नो। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, फ्रेज है। प्रियांशु, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऑफ द रेन, ये अब आपका क्या है, फ्रेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं है। इन द कार, एट द मॉल, ये भी आपका क्या है, फ्रेज है। स्टार्टिंग विद द रूल्स, ये भी आपका क्या है, फ्रेज है। बिटवीन क्लासेस, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसको भी आप क्या बोलोगे, फ्रेज बोलोगे। नियर द पार्क एंट्रेंस, इसको भी आप क्या बोलोगे, फ्रेज बोलोगे। तो क्या इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे पार्टी के बारे में लिखा है, लोगों को पार्टी याद आ गई होगी, आजकल तो हम लोग बस घर पे बैठे हैं, पार्टी वार्टी हमारे लिए सपना हो गई है। क्या यहाँ पे इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है,
आफ्टर द पार्टी, डियर ये मैंने आपको बताया आफ्टर द पार्टी। क्या आफ्टर द पार्टी में सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको दिख रहा है साथ में? आंसर है नो। जब सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं दिख रहा तो ये सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ कोई क्लॉज नहीं बन रहा, क्लॉज नहीं बन रहा तो सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। राइट, यहाँ पे क्लॉज नहीं बन रहा है तो सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। सिंपल 3 वर्ड्स हैं जिनका मैं केवल आपसे बोलूं आफ्टर द पार्टी तो आपको कोई सेंस समझ में नहीं आएगा। इट मींस ये आपका क्या है, फ्रेज है। हर्षित का क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रही हूं आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। हाँ जी, अब यहां पे देखिए आई आपका क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है दोनों जगह। राइट, एम और हैव क्या है, एम और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। राइट, राइटिंग और रिटन ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ में आ गया? आप खुद सोचो, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब आपका इंग फॉर्म, या सपोज हम केवल लिखते हैं हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं लिखूंगी आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहां पर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो राइट है ये आपका मेन वर्ब है। हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब इज आता है, एम आता है, आर आता है, राइट इंग फॉर्म के साथ, या हैव या हैड आता है जो आपके परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। राइट, क्लियर है? हर्षित ओके लिख के भेजो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। आप क्लॉज पे आते हैं, तो क्लॉज में अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्लॉज में क्या क्या होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट में वर्ब तो होगा ही होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। राइट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। दुष्यंत का एक क्वेश्चन आया है, दुष्यंत ने ये पूछा है, दुष्यंत का क्वेश्चन है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये फ्रेज है कि क्लॉज है? बाकी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया था। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रेज है कि क्लॉज है? कौन बताएगा? अभी मैंने इसका आंसर दिया था। दुष्यंत आपने अभी क्लास ध्यान से नहीं सुनी, बीच में आपका फोकस चला गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। चलो बाकियों को देखते हैं, बाकी कितने लोग होश में थे। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ जी कोई बताएगा ये फ्रेज है कि क्लॉज है? स्टूडेंट्स क्लॉज है, ग्रेट। श्रुति सही कह रहे हो, सार्थक आंसर आ गया, उज्जवल गलत, फ्रेज नहीं है। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया, इंपरेटिव सेंटेंसेस है ये, इंपरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है। राइट, तो बहुतों को समझ में आ चुका है। इसका मतलब जिस हिसाब से यहाँ स्क्रीन पे आंसर आ रहे हैं,
तो आप लोगों को समझ में आ चुका है दुष्यंत, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हो? सामने वाले को। सामने वाला कौन है? यू अपने आप इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अपने आप अंडरस्टूड होता है, अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि सामने वाले को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कभी सीधे सीधे इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा नहीं होता है, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि सामने वाले को बोला जा रहा है। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आपका क्या हो गया? जो अपने आप अंडरस्टूड है, यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यू आपका सब्जेक्ट हो गया। ब्रिंग आपका क्या हो गया? ब्रिंग आपका क्या हो गया? ब्रिंग आपका वर्ब हो गया, राइट। और मी एंड अ ग्लास ऑफ वाटर दोनों आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, राइट। दुष्यंत, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्लॉज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, अब देखते जाइए। अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। माई ब्रदर, माई ब्रदर, अगर मैं केवल माई ब्रदर बोलूं, केवल माई ब्रदर, तो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड है, माई है और ब्रदर है, तो ये क्या होता? फ्रेज होता। लेकिन यहाँ पे माई ब्रदर सेंटेंस में यूज हुआ है और माई ब्रदर के साथ, ये माई ब्रदर आपका क्या है? माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है और वर्क्स आपका क्या है? आपका वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे माई ब्रदर वर्क्स, ये आपका क्या हो गया? क्लॉज हो गया। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, वर्क्स इन दुबई ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है, जिसमें वर्ब जो है वो वर्क है और इन दुबई जो है वो प्रेडिकेट है, राइट। द ट्रेन, द ट्रेन, अकेले बोलते हैं द ट्रेन, तो द और ट्रेन दो वर्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। द ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट है। अराइव्ड आपका क्या है? वर्ब है, राइट। अराइव्ड लेट पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा, जिसमें अराइव्ड क्या है? वर्ब है। द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन अगर अकेले बोलते तो वो क्या होता? फ्रेज होता। लेकिन सेंटेंस में तो सेंटेंस में द ओल्ड वुमेन क्या बन गया? ये आपका सब्जेक्ट बन गया। वॉज यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉकिंग यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, राइट। डाउन द स्ट्रीट नॉर्मली फ्रेज है, डाउन द स्ट्रीट नॉर्मली क्या है? फ्रेज है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में आया है तो ये आपका क्या हो गया? द ओल्ड वेमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, राइट। वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट पूरे को प्रेडिकेट बोलेंगे, जिसमें वॉज और वॉकिंग क्या है? वर्ब है, राइट। दिस इज माई बैग, दिस क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इज माई बैग क्या है? प्रेडिकेट है, जिसमें इज आपका क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब हो गया, इस जो है वो मेन वर्ब यहाँ पर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक और कोई वर्ब नहीं है। हर्ष का बड़ा हर्ष ने एक क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। द वेदर इन मुंबई, क्या आपको लिविंग दिख रहा था? लिविंग तो नहीं है। मैंने आपको बोला रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट, तो सब्जेक्ट का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि सब्जेक्ट लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि सब्जेक्ट लिविंग ही होता है, ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं होता है। पुष्प्रीत का क्वेश्चन है, मैम ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन से ही होता है? नहीं डियर, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अभी आगे सेंटेंसेस आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन से ही हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए पुष्प्रीत की नाउन भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, नाउन भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। खैर हम उतना डीपली नहीं जा रहे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, राइट। नहीं पुष्प्रीत, मैंने बोला ना यहाँ पे खैर आपको नाउन के टाइप्स भी मालूम होने चाहिए, हम उतना डीपली नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। द वेदर इन मुंबई ये आपका फ्रेज है, द वेदर इन मुंबई
पूरे सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज आपका क्या है, वर्ब है। हॉट एंड ह्यूमिड, राइट, इज हॉट एंड ह्यूमिड, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, जिसमें इज क्या है, वर्ब है। हाँ जी, वंश, हमारे इंग्लिश सेंटेंस का वंश ने क्वेश्चन पूछा है, मैम सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है। हमारे इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसकी शुरुआती जो होगी, उसकी शुरुआत जो होगी वो ऐसे होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो यही है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपका वर्ब आएगा, राइट। तो आई होप इस स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी आपने नोट डाउन किया था, इसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग अलग करके दिखाया था। इनमें अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ये वाली स्लाइड आपको जो पीडीएफ फॉर्म में बुक मिलेगी, उसमें भी आपको ये वाली स्लाइड, ये वाले एग्जांपल्स मिल जाएंगे। डॉग्स बार्क, द सन गिव्स लाइट, ये सारे एग्जांपल आपको जो पीडीएफ वाली बुक मिलेगी उसमें मिल जाएगा। ममता, मैं तो डियर ये मान के चल रही थी कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है नोटिंग कर रखी है, ऑलरेडी नोटिंग कर रखी है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, आज रिवीजन करवा रही हूं मैं। ममता कह रही है कि आपने नोट करने का टाइम नहीं दिया। फाल्गुनी, इज जनरली अगर इंग फॉर्म के साथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब जैसे दिस इज माय बैग था, तो वहां पे इज जो है वो मेन वर्ब है। अगर इंग फॉर्म के साथ आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, राइट, कभी कभी आप देखोगे वर्ब की, अभी पैसिव में हम देखेंगे, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, फाल्गुनी समझ में आ रहा होगा आपको, अ लेटर इज रिटन, तो इज रिटन यहाँ पे मेन वर्ब रिटन है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज अकेला आ रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रहा है, तो इट मींस इज आपका मेन वर्ब है। एट्थ पॉइंट, हर्ष वो आप आईजीपी से पूछिएगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑनलाइन बैच चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। बुक आपको आईजीपी से मिलेगी, ऐप में मिलेगी। अश्विनी, एट्थ पॉइंट किस चीज का पूछे था, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एट्थ पॉइंट आई होप इसका आप पूछ रहे होगे। एट्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए, एट्थ पॉइंट क्या है, द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड। अब यहां पर द आर टू प्रिपेयर लेसन्स, ये आपका पूरा एक फ्रेज है, यानी कि लेसन्स को प्रिपेयर करने का जो टाइम था वो आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सब्जेक्ट बन गया है, द आर टू प्रिपेयर लेसन्स, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट बन गया है। हैज अराइव्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अराइव्ड आपका मेन। लविश, आप जो दोनों लिख रहे हो दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है, दोनों ही अपनी जगह क्या है, करेक्ट है, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, राइट। तो यहां द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ब प्रिपेयर भी है, लेकिन ये वर्ब जो प्रिपेयर है ये बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनके साथ पूरा सब्जेक्ट का काम कर रही है। मेन यहाँ पे वर्ब आपका अराइव्ड है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज है। हाँ हर्षित, यही मैं आपको बता रही थी, टू प्रिपेयर, यहाँ पे जो द आर टू प्रिपेयर लेसन्स, ये पूरा एक तरीके का देखा जाए तो नाउन बन गया है हर्षित, ये पूरा एक नाउन बन गया है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, तो मैं तुम्हें बोलूं टू स्लीप इज गुड, राइट, तो टू स्लीप यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जबकि स्लीप अगर अकेले बोला जाए तो अकेले आप देखते हो वर्ब हो रहा है, तो यहाँ वर्ब से भी सब्जेक्ट बन सकता है। या मैं आपको बोल रही हूं टू स्लीप इज गुड, या मैं आपको बोल रही हूँ स्लीपिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड, या मैं आपको बोल रही हूँ रनिंग इज गुड, तो यहाँ पे स्लीपिंग और रनिंग किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। स्लीपिंग और रनिंग के बारे में बात की जा रही है,
एक तरीके से देखें तो पूरा सब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पे वर्ब नहीं रह गया है। लक्ष्य का क्वेश्चन है। लक्ष्य ने एक सेंटेंस पूछा है। लक्ष्य कह रहा है माई सन वर्क्स इन द फार्म इन दुबई। माई सन वर्क्स in the farm of दुबई, राइट। तो लक्ष्य पूछ रहा है, इसमें आप फ्रेज बता दीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज बता दीजिए, मेन क्लॉज बता दीजिए। पहली चीज, यहाँ पे केवल और केवल मेन क्लॉज है माई सन वर्क्स। माई सन यहाँ पे क्या है? माई सन यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्क्स इन द फार्म ऑफ दुबई, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, राइट। जिसमें वर्क्स आपका क्या है? माई सन आपका सब्जेक्ट है, वर्क्स आपका वर्ब है, राइट। इन द फार्म ऑफ दुबई, ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज है। माई सन को आप अगर इंडिविजुअली बोलते तो ये भी आपका फ्रेज होता। अगर मैं इन द फार्म ऑफ दुबई बोलती तो ये भी हमारा क्या होता? फ्रेज होता। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस केवल और केवल एक मेन क्लॉज से बना हुआ है। आई होप लक्ष्य को ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। लक्ष्य ओके लिख के भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ये मैं आपको ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जांपल समझ में आ चुके हैं कि जैसे सिट डाउन होता है, थैंक हिम होता है, राइट। ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें यू जो है अंडरस्टूड होता है। इसमें सब्जेक्ट अलग से लिखा हुआ नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट वहां पर यू है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी समझ में आ चुका है। फिर अब हमने बात की थी क्लॉज में, हम आ गए थे क्लॉज में, हम आ गए थे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। ही हैज चेन ऑफ गोल्ड। तो अब आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा था दोनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ढंग से इन दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। पहला सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन क्लॉज है। पहले वाले सेंटेंस में केवल एक ही मेन क्लॉज है। कैसे? ही सब्जेक्ट है, हैज चेन ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है, जिसमें हैज आपका क्या है? वर्ब है। तो केवल एक मेन क्लॉज की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन वहीं जब ये हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज अ चेन, ही आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। हैज आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ, राइट। अ चेन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही हैज अ चेन, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं विच ने आपको बताया कि एक सब ऑर्डिनेट यहाँ पे क्लॉज है। क्यों बोला? क्योंकि विच खुद एक क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैंने आपको एक लिस्ट नोट करवाई थी जिसमें आपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में लिखा था, राइट। तो विच आपका क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। यहाँ पे विच ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर से एक सब्जेक्ट आया, उसके रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए क्या है? इज है। मेन वर्ब आपका क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब आपका क्या है? मेड है, ठीक है, ऑफ गोल्ड, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे विच आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, जिसके कारण ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका क्या बन गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, राइट। तो क्लॉज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले जो है वो एक सेंटेंस बना सकता है, यानी कि एक अपना कंप्लीट सेंस जो है बना सकता है, इसलिए वो अकेले जो है यूज हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले एक सेंटेंस में फुल सेंटेंस के तौर पे खड़ा हो सकता है, अकेले यूज हो सकता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। जैसे कि मैं आपसे बोलूं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये मैंने आपको पहले बताया था, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब आप कहोगे ना जो कि गोल्ड का बना है, आप कहोगे क्या बना है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहा है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जहां भी यूज होगा उसके साथ मेन क्लॉज होगा।
सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकता है, उसको सहारे की जरूरत है, और उसका सहारा कौन है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट उसका सहारा कौन है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, ही हैज चेन ऑफ गोल्ड, एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं ऑलरेडी। रीना लिव्स इन लंदन, रीना आपका क्या है? सब्जेक्ट है। लिव्स इन लंदन पूरा का पूरा आपका सर्कल वाला पार्ट जो है ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट, जिसमें लिव्स आपका क्या है? वर्ब है, राइट ऐसे ही आपको मैंने बताया ही हैज अ चेन, ही हैज अ चेन, ये आपका एक मेन क्लॉज हो गया, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका क्या हुआ? विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका क्या हुआ? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। कशिश का क्वेश्चन है, मैम हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट कह सकते हैं? डियर ग्रामर में सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट की तरीके से ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हाँ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हो। अगर कंजंक्शन सब्जेक्ट का काम करता है, अगर कंजंक्शन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, इन दैट केस आप बोल सकते हो, राइट इन दैट केस आप उसको सब ऑर्डिनेट सब्जेक्ट बोल सकते हो। मैंने कहा कहीं पे करता है कहीं पे नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख लो, ये जो पहला एग्जांपल है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको समझ में आ रहा है? विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्यों बोला? विच आपका सब्जेक्ट है, इज और मेड आपका क्या है? वर्ब है, इज और मेड दोनों आपका वर्ब है। विच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे में देखो, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, दिस सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, राइट द प्लेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस इज द प्लेस ये आपका मेन क्लॉज है। अब आगे क्या है? वेयर, आपने देखा वेयर, वेयर आ गया यानी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, अब यहां आप देख रहे हो सब्जेक्ट यहाँ पे द एक्सीडेंट है, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है द एक्सीडेंट, दैट इज सब्जेक्ट, हैपेंड क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का केवल और केवल काम है मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइंट कराना। सब ऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, जैसे द एक्सीडेंट हैपेंड, अगर मैंने केवल बोला होता द एक्सीडेंट हैपेंड, तो द एक्सीडेंट हैपेंड क्या होता? मेन क्लॉज होता। एक्सीडेंट हुआ था क्या होता? मेन क्लॉज होता। लेकिन उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया, वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, तो वेयर ने द एक्सीडेंट हैपेंड को क्या बना दिया? डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बना दिया। वेयर ने द एक्सीडेंट हैपेंड को क्या बना दिया? डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। और यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो उसको जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं यूज हो रहा, वो केवल ज्वाइंटर के तौर पे यूज हो रहा है मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइंट करने के लिए। मैम हाउ दिस इज द प्लेस इज द मेन वर्ब। अदिति यहाँ पे मैंने आपको कहा इज जो है, अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज माई बैग, तो यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, यहाँ पे इज ही आपका क्या है? जो है मेन वर्ब हो जाता है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। दिस इज द प्लेस, तो दिस आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है? वर्ब है, और द प्लेस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, राइट तो यहाँ पे वही आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता या इंग फॉर्म आता, राइट हाँ जी अदिति, मेन क्लॉज है ये। दिस इज द प्लेस, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका दिस और इज है, वर्ब उसके रिगार्डिंग हो गया, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? क्लॉज है, राइट क्लॉज है। अब यहाँ पे क्लॉज के आगे कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो लगा नहीं था, दिस इज द प्लेस के आगे जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगा था, जबकि द एक्सीडेंट हैपेंड,
द एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, हैपेंड वर्ब है, इसके आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा था वेयर। तो वेयर जहां लगा उसके बाद जो क्लॉज आया, वेयर ने क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया, और दिस इज द प्लेस, ये आपका मेन क्लॉज है। राइट, क्लियर अदिति? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। डियर सॉरी टू से, हमारा ग्रामर ऐसा पोर्शन है कि मैं अगर बीच में आपसे कोई भी मजाक वगैरह करूंगी तो जो मैंने अभी तक समझाया उससे आप भटक जाओगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाती हूँ। यहाँ कोई केस स्टडी नहीं है कि मैं आपको कहानी के तरीके से उसको स्टोरी बनाकर सुना दूं। लॉ में बहुत अच्छे से जो है जोक्स बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। लॉ जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर है। राइट, आपको थोड़ा फोकस करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज स्क्रीन पे लिख के आप पूछ सकते हैं। इसके आगे जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। अगर आपने ध्यान से फोकस के साथ सुना है तो मुझे नहीं लगता कि अब डाउट का कोई स्कोप है। कोई अगर और डाउट्स है तो प्लीज आप स्क्रीन पे लिख के पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अभी और भी चीजें आएंगी आपके सामने। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी आता जाएगा। और नोट डाउन कर लीजिएगा, काइंडली आईसीआई का मॉड्यूल ओपन करके मत पढ़िएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आईसीआई का मॉड्यूल ओपन करके मत पढ़िएगा, अभी अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू डियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतना सब पढ़ के रखिएगा आप लोग। कीप लर्निंग। गुड डे डियर, बाय।